नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान कांग्रेस का दावा, बहुमत में है गहलोत सरकार। कोरोना समेत जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाना चाहते हैं विधानसभा सत्र। राज्यपाल ने कहा, संविधान के नियमों के तहत हो कार्यवाही। कांग्रेस का बीजेपी पर हल्ला बोल, पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने कहा, बीजेपी के नियुक्त राज्यपाल लोकतंत्र को पहुंचा रहे नुकसान। गवर्नर से तुरंत विधानसभा सत्र बुलाने को कहा। पीएम मोदी ने नोएडा, कोलकाता और मुंबई में 3 टेस्टिंग लैब्स का किया उद्घाटन। अब रोजाना और 10,000 से ज्यादा लोगों की जांच संभव। पीएम ने कहा, देश के वैज्ञानिक वैक्सीन पर तेजी से कर रहे हैं काम। वहीं छत्तीसगढ़ में 6 अगस्त तक लॉकडाउन, भूपेश बघेल कैबिनेट का फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया बंद। और बारिश और बाढ़ से उत्तर भारत के कई राज्य बुरी तरह प्रभावित। बिहार के पूर्वी चंपारण में कई जिले बाढ़ की चपेट में, वहीं असम के ज्यादातर जिले बाढ़ में डूबे। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर चल रहे सियासी घमासान पर राजभवन ने सफाई दी है। राजभवन की ओर से कहा गया है कि सत्र के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा है कि कोरोना महामारी के दौरान विधानसभा सत्र के लिए क्या तैयारी है। क्या 200 विधायकों और 1000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के लिए उचित व्यवस्था है। साथ ही गवर्नर कलराज मिश्र ने कहा कि विधानसभा सत्र ना बुलाए जाने की कोई मंशा नहीं है। संवैधानिक नियमों के तहत हो विधानसभा सत्र। वहीं राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि राज्यपाल जानबूझकर विधानसभा सत्र बुलाने में रोड़ा अटका रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि पहले भी विधानसभा सत्र महज 10 दिन के नोटिस पर बुलाए जाते रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा का 5वां सत्र बुला रहे हैं, 15वीं विधानसभा का। 4 जो सत्र बुलाए गए हैं वो इन्हीं महामहिम के द्वारा 10 दिन से भी कम के नोटिस के ऊपर बुलाए गए हैं। 21 दिन का उसमें किसी में भी पालना नहीं हुई। तो आज 5वां सत्र बुलाने में 21 दिन का वो क्यों समय मांग रहे हैं, ये सबके समझ में आ रहा है। कोई भी अनपढ़ नहीं है इस देश में। वहीं राजस्थान में राज्यपाल के रुख और बीजेपी की सियासी साजिश के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सड़क पर उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम को मजबूत किया है। अविनाश पांडे ने कहा कि राजस्थान में हमारे पास बहुमत है, इसीलिए हम विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। प्रांतों की प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का विशेष रूप से यहां पर आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ, जिन्होंने आज इस राजस्थान के लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के हर एक राज्यों की राजधानी में राजभवन के सामने बहुत ही उग्र प्रदर्शन किए गए। वहीं राजस्थान बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल पर दबाव बना रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विधानसभा का सत्र संविधान की प्रक्रिया के मुताबिक बुलाया जाना चाहिए। 13 मार्च को सत्रावसान हुआ था, तो ये कहा गया स्पीकर के द्वारा कि कोरोना के कारण हम और सत्र को अभी चला नहीं सकते। उस दिन के बाद तो कोरोना की संख्या लगातार बढ़ी है, संक्रमण की भी और मौतों की भी। मुझे लगता है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया, किसी तरीके की बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ी। महामहिम ने जो कहा है कि राजभवन की, राज्यपाल की सत्र नहीं बुलाने की कोई मंशा नहीं है और वो सत्र बुलाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन इन सारी चीज़ों से संतुष्ट होते हुए और संविधान और कानून की प्रक्रियाओं को पालन करते हुए। तो मुझे लगता है कि अपनी कमजोरी को, विफलता को इस तरीके से राजभवन को सियासत में घसीटना ये ठीक नहीं है। राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। एडवोकेट शांतनु पारेख ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। राज्यपाल को हटाने की इसमें मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कैबिनेट नोट के बाद भी राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। 13 मार्च को सत्रावसान हुआ था, तो ये कहा गया स्पीकर के द्वारा कि कोरोना के कारण हम और सत्र को अभी चला नहीं सकते।
वहीं राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने रविवार को पीएम मोदी से फोन पर बात की है और उनको राज्यपाल कलराज मिश्र के बर्ताव के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि मैंने पीएम को 7 दिन पहले लिखे खत के बारे में भी जानकारी दी। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव चल रहा है। राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने को गहलोत कैबिनेट का प्रस्ताव 2 बार नकार चुके हैं। और वहीं राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर सियासी घमासान जारी है। राज्यपाल ने सरकार की सत्र को बुलाने वाली फाइल लौटा दी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी सक्रिय हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद, अश्विनी कुमार और कपिल सिब्बल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में इन नेताओं ने जिक्र किया है कि विधानसभा का सत्र बुलाने में हो रही देरी चिंता का विषय है, जिसकी वजह से संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई है। इन नेताओं ने लिखा है कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए राज्यपाल बाध्य होता है। The letter itself speaks for why we have written this letter. It is an unprecedented case in the constitutional history of India that the governor has returned for the second time the recommendations of the Council of Ministers for convening the session of the Vidhan Sabha in Rajasthan. To the best of my memory, there is not a single instance where the governor has, in a complete abuse of his constitutional powers, refused to accept the recommendation of the state's chief minister and the Council of Ministers. वहीं राजस्थान कांग्रेस के विधायकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर बीजेपी की शिकायत की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी नेता पिछले कुछ समय से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई राज्य सरकारों को हॉर्स ट्रेडिंग और दूसरे भ्रष्ट आचरण के माध्यम से अपदस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं की इस कोशिश से देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और संविधान की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। बीजेपी के कारनामों से देश की जनता हैरान है और अनेक राज्यों के राज्यपाल अपने पद की गरिमा की चिंता किए बिना सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के खरीद फरोख्त और भ्रष्ट आचरण के प्रथम दृष्टि से प्रमाण पाए जाने के बावजूद भी उन्हें मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाना लोकतंत्र के माथे पर कलंक के समान है। राजनीतिक बदले की भावना से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों और जनप्रतिनिधियों को कमजोर करने और डराने के लिए ईडी, इनकम टैक्स व सीबीआई का जो भारी दुरुपयोग किया जा रहा है वो घोर निंदनीय है। वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि गवर्नर को मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर काम करना होता है, लेकिन राजस्थान में राज्यपाल ऐसा नहीं कर रहे हैं। सत्र बुलाकर बहुमत परीक्षण कराना चाहिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है कि राज्यपाल को सरकार की मंत्रिमंडल की सिफारिशों के आधार पर चलना चाहिए। ये मंत्रिमंडल की सिफारिश है। अब इस सिफारिश के आधार पर वो नहीं चल रहे। अब दूसरी कई सारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि अगर ये सवाल पैदा होता कि किसी सरकार के पास बहुमत है कि नहीं है, एक ही जगह है जहां पर वो सवाल का जवाब तय हो सकता है, वो होगा आपकी असेंबली के अंदर। असेंबली के अंदर आप जो है प्रस्ताव रखिए, मत के आधार पर तय होगा कि बहुमत है या नहीं है। वही बात वहां पे पूछा जा रहा है, लेकिन राज्यपाल महोदय सवाल खड़े कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये जनतंत्र के लिए ये रवैया ठीक। और वहीं पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी ने दावा किया है कि कई कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं। सुरजेवाला जी बयान दे रहे हैं, वहां पर 10 से 15 विधायक आज भी हमसे संपर्क कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि ज्यों ही बाड़ाबंदी हटी हम यहाँ से भाग निकलेंगे, सचिन पायलट जिंदाबाद आ जाएंगे। पर अब वो आज अगर गहलोत बाड़ाबंदी खोल दे और 2 दिन के बाद में फिर दोबारा बाड़ाबंदी करे, कितने विधायक उनको मिलेंगे, ये बात स्पष्ट हो जाए। इसलिए इस हताशा को मिटाने के लिए इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है। जब राज्यसभा के चुनाव थे तब सुरजेवाला जी वहाँ आए थे, तब भी मैंने उनको कहा था विधायकों में बहुत बड़ा भारी असंतोष है।
राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। सीपी जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब इस मामले की सुनवाई जयपुर हाईकोर्ट में ही जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सीपी जोशी के वकील कपिल सिब्बल ने याचिका वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि अब हाईकोर्ट में 10th शेड्यूल के प्रावधानों को चुनौती देने पर सुनवाई शुरू हो गई है। हम पहले जो मसला लेकर आए थे, अब सुनवाई उससे आगे बढ़ चुकी है। हम विचार करके जरूरत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आएंगे। इसके बाद जजों ने स्पीकर को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। और वहीं राजस्थान के संवैधानिक संकट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के तहत प्रदेशों के राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बहुमत की सरकारों को अस्थिर करने में जुटी है। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कार्यकर्ताओं के साथ जब राजभवन तक पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी ओर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। ये तस्वीरें आपके सामने। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। एमएसपी से फर्क पड़ता है और अगर ना पड़ता तो किसान बावड़ा नहीं है, किसान पागल नहीं है। सरकार एमएसपी से भाग नहीं सकती। ये जो 9 अगस्त 1942 का दिन है, भारत छोड़ो आंदोलन का दिन है, उस दिन देश भर के किसान 9 मांगों को लेकर, जिसमें प्रमुख मांग ये है कि इन तीनों अध्यादेशों को वापस लिया जाए। जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात 8:30 बजे स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, भले ही उनका पूरा करियर क्यों ना डूब जाए। चीन के मुद्दे पर उन्होंने एक बार फिर वीडियो जारी कर कहा कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा जमा रखा है और इस सच को छुपाया जा रहा है। जो लोग इस सच को सामने लाते हैं उन्हें देश विरोधी बता दिया जाता है। राहुल गांधी ने 1 मिनट 19 सेकंड का वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि चीन ने घुसपैठ नहीं की है, वो देशभक्त नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि 19 जून को पीएम मोदी ने कहा था कि भारतीय सीमा में किसी ने कोई घुसपैठ नहीं की है। As an Indian, my number one priority is the nation and its people. Now, it is pretty clear that the Chinese have entered our territory. This disturbs me. It makes, frankly, my blood boil. How can some other nation just come into our territory? Now, if you as a politician want me to keep quiet and lie to my people, when I'm absolutely convinced, I've seen the satellite photos, I speak to the ex-army people. If you want me to lie that the Chinese have not entered this country, I'm not going to lie. I simply will not do it. I don't mind if my whole career goes to hell, but I'm not going to lie. I think the people who are lying about Chinese entering our country are the people who are not nationalistic. I think the people who are lying and who are saying the Chinese are not in India, they are the people who are not patriotic. So, frankly, I don't care if it costs me politically. I don't care if I have no political career at all after that, but I am going to say the truth as far as Indian territory is concerned.
वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने चीन के मुद्दे पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, साथ ही माफी मांगने की मांग भी की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब स्पष्ट है, मोदी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर देश को गुमराह किया, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उनसे ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम माफी तो मांग ले। दरअसल दिग्विजय सिंह ने अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ की उस रिपोर्ट को शेयर किया है जिसमें सेना ने माना है कि चीन भारतीय सीमा के अंदर घुसा है और भारत एलएसी पर यथास्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास जारी रखेगी। जबकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की है। नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने एक इंटरव्यू में कहा कि सेना एलएसी के साथ यथास्थिति बहाल करने के सभी प्रयास जारी रखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को पूरी तरह से सैन्य कमांडरों पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप के द्वारा हाई लेवल पर सुलझाना चाहिए था। भारत और चीन के बीच पेंगोंग त्सो क्षेत्र में तनाव जारी है। सैटेलाइट इमेजेस में दिख रहा है कि फॉक्सहोल पॉइंट पर चीन निर्माण कार्य कर रहा है। वहां चीनी आर्मी ने कई तारपोलिन टेंट लगाए हैं, जिसमें ये स्पष्ट है ये चीनी टेंट है, क्योंकि PLA का टेंट लाल तारपोलिन का है। वहीं सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीनी कब्जे वाले तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश से सभी सीमा के पास बड़ी तादाद में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती नजर आ रही है। सैन्य अभियानों के लिहाज से चीनी सेना की ये तैनाती बेहद अहम है। चीनी सैनिकों को LAC के पास गड्ढा खोदते देखा जा सकता है। ये सैटेलाइट चीन के साथ पाकिस्तान पर भी नजर रखता है। और वहीं भारत सरकार ने ड्रैगन पर एक और वार किया है। भारत सरकार ने चीन के 47 और ऐप्स को बैन कर दिया है और इससे पहले आपको बता दें 59 ऐप्स को बैन किया गया था। जानकारी के मुताबिक बैन किए गए ज्यादातर ऐप्स पहले बैन की गई ऐप की क्लोनिंग ऐप बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये 47 ऐप्स भी देश के डेटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही थी और इन पर डेटा चोरी करने का भी आरोप है। ये ऐप यूजर्स की निजी और गोपनीय जानकारी को इस्तेमाल कर रहे थे और इन्होंने गोपनीयता कानून का उल्लंघन भी किया है, जिस वजह से इनके ऊपर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 29 जून को भारत में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था उनमें टिकटॉक, UC ब्राउजर, शेयर इट आदि ऐप्स शामिल थे। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा, कोलकाता और मुंबई के लिए 3 लैब्स का उद्घाटन किया है और इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ साथ तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि इन लैब्स में सिर्फ कोरोना की ही जांच नहीं होगी, बल्कि दूसरी बीमारियों को लेकर और भी जांच हो सकती है। और पीएम मोदी ने कहा कि देश के करोड़ों नागरिक कोरोना वैश्विक महामारी से बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली, NCR, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के बड़े सेंटर्स हैं। यहां देश के लाखों युवा अपने करियर को, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। अब इन तीनों जगहों पर जांच की जो उपलब्ध क्षमता है उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। बढ़ते आगे, बिहार में कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल रही है। बिहार के अस्पताल बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। सरकार के दावों के बावजूद अस्पतालों के हाल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक वीडियो ट्वीट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें तेजस्वी यादव ने लिखा कि अगर सरकार नाम की कोई चीज बिहार में बची है तो कृपया इंसानियत और भगवान के लिए इलाज के अभाव में मर रहे, तड़प रहे इंसानों को बचा लीजिए। दरअसल ये वीडियो बिहार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल का है, जहां से कुछ दिन पहले भी कुव्यवस्था की तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का दौरा तक किया था और कहा था कि अस्पताल में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है।
लेकिन उसके बाद एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें मरीज जमीन पर लेटे हैं तो वहीं स्ट्रेचर पर डेड बॉडी रखी हुई है और इतना ही नहीं, डेड बॉडी के साथ मरीज रहने को मजबूर है। जो बोल रहे हैं हो पा रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है? हाँ, बगल में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट कर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि बिहार के अस्पतालों में रुई और सुई के अलावा आवश्यक मेडिकल उपकरण उपलब्ध क्यों नहीं है। 15 वर्षों के मुख्यमंत्री बताएं कि इतनी दयनीय स्थिति क्यों है। 4 महीने बाद भी अस्पतालों का क्षमता वर्धन, टेस्टिंग किट्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स का प्रबंधन नहीं किया जा सका। जवाब दें। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। जिन जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है वहां भी स्थिति के हिसाब से फैसले लेने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। जिन जिलों में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है वहां भी मौजूदा स्थिति के हिसाब से कलेक्टर को ही फैसला लेना है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सरकार ने इसका ऐलान किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी जानकारी दी। सबसे पहले जिस लॉकडाउन को 7 दिवस के लिए लगाया गया था, अब इस कारण से कि जिस तरीके से संक्रमित मरीजों की संख्या आवक बढ़ते जा रही है और ठीक होकर के जाने वाले पेशेंट की संख्या कम होते जा रही है, तो सबने महसूस किया कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ना ही चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को लेकर विपक्ष की तरफ से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि लॉकडाउन की जरूरत थी। अब लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन के पीरियड में भी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि लगभग हर दिन संख्या बढ़ती जा रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि 2-3 महीनों के बीच के पीरियड्स में जब अनलॉक था उस समय सरकार यदि वास्तव में ठीक तरीके से ध्यान देती तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती और इस तरह की लॉकडाउन की स्थिति नहीं होती। बात दिल्ली सरकार की, जिसने अब दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों को काम करने की इजाजत दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले अब अपना काम शुरू कर सकेंगे और दिल्ली सरकार इसके लिए आज आदेश पारित कर चुकी है। और आपको बता दें कि कोरोना वायरस फैलने के बाद पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसके बाद रेहड़ी पटरी वालों का काम बंद हो गया था। एक चीज़ और आज ऐलान करना चाहते हैं कि कुछ कन्फ्यूजन था, ये रेहड़ी पटरी वालों को अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो आज स्पेशल ऑर्डर निकाल रहे हैं कि रेहड़ी पटरी वालों को भी, हॉकर्स को भी आज से अपना काम करना शुरू कर दिया जाएगा, तो वो भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। चलिए रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। एमएसपी से फर्क पड़ता है और अगर ना पड़ता तो किसान बावड़ा नहीं है, किसान पागल नहीं है। सरकार एमएसपी से भाग नहीं सकती। ये जो 9 अगस्त 1942 का दिन है, भारत छोड़ो आंदोलन का दिन है, उस दिन देश भर के किसान 9 मांगों को लेकर, जिसमें प्रमुख मांग ये है कि इन तीनों अध्यादेशों को वापस लिया जाए। जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात 8:30 बजे स्वराज एक्सप्रेस पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोई भी दल मौका नहीं छोड़ रहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को एनडीए में वापसी की वर्षगांठ पर बधाई देते हुए ट्वीट किया कि आदरणीय नीतीश जी द्वारा किए गए जनादेश चीरहरण की 4थी वर्षगांठ है। आशा है उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए जनादेश का अपमान कर 12 करोड़ बिहारियों के साथ छल और विश्वासघात किया था, उसकी लक्ष्य प्राप्ति हो गई होगी। 130 दिन बाद घर से बाहर निकल आज इस वर्षगांठ पर जश्न तो मनाइए। तेजस्वी ने इस ट्वीट पर जेडीयू ने पलटवार किया है। बिहार के सूचना मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि हां, नीतीश कुमार ने आरजेडी और लालू परिवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये गठबंधन
तोड़ा था। इसीलिए तेजस्वी उसका दुख अब तक नहीं भुला पाए। उनचालीस % मत की वृद्धि हुई। यह है जनादेश। भ्रष्टाचारियों को जब राजनीति के पेवेलियन में भेजा तो जनता का जनादेश 39% मतों की वृद्धि। बढ़ते आगे, गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए गठित जांच आयोग के सदस्यों में बदलाव की मांग वाली अर्जी पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जांच आयोग में शामिल रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता और हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शशिकांत अग्रवाल को हटाने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जांच आयोग में शामिल ये दोनों सदस्य दुबे के एनकाउंटर को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। पूर्व डीजीपी गुप्ता ने जांच आयोग में शामिल होने से पहले ही टीवी चैनलों के चर्चा शो एनकाउंटर को सही बताते हुए पुलिस की तारीफ की थी। वहीं पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीएम केयर्स फंड को स्वैच्छिक फंड बताया है। वहीं सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि आपदा राहत के लिए योगदान देने वाले हर फंड को एनडीआरएफ को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने पूछा कि कैसे पीएम केयर्स फंड निजी है जबकि इसके ट्रस्टी जो हैं वो मंत्री हैं, और कैसे पीएम केयर्स फंड को सीएसआर का फायदा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने पीएम केयर्स फंड को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि सारा चंदा कोविड-19 से निपटने के लिए एनडीआरएफ में डाल देना चाहिए। वहीं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट रिटायर्ड जज पूर्व नौकरशाह, वहीं शिक्षाविद और अन्य लोग लामबंद हो गए हैं। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना की सुनवाई तुरंत रद्द करने की मांग की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।